नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी IQ PCS सारथी में। आप है मेरे साथ सुप्रिया के साथ और आज हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, वो है NCERT थ्रू MCQs। इसके पहले कि हम ये चैप्टर 1 शुरू करें, एक रिक्वेस्ट है कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने ना आपको थोड़ी चीजें बताई है, जैसे कि हम कितने MCQs कवर करने वाले हैं, आपको ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो, हर किसी के लिए टाइम का जो वैल्यू है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्स इतना सारा है, सिलेबस इतना सारा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप कोर्स पढ़ रहे हैं वो कितना यूजफुल है आपके लिए और वो क्या क्या चीजें कवर करने वाला है। और तीसरी चीज जो हमने इसके अंदर डिस्कस करी थी इंट्रोडक्शन वीडियो में, वो ये था कि आप NCERTs कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बिल्कुल बाजार जाके NCERT खरीदने की जरूरत नहीं है, आप इसको फ्री में NCERT की ही वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में आप देखोगे NCERT अवेलेबल कराई जाती है, ठीक है। उसके अलावा डाउनलोड करके आप कैसे NCERT के अंदर ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसका आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं, वहाँ छोटे छोटे नोट्स ऐड कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप उस पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्या है इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई है। तो इससे क्या होगा कि आप स्ट्रैटेजिकली अपना जो NCERTs पे टाइम जो आपका खराब होता है उसको आप कम कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, अब जब भी हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कोई भी चैप्टर 1 2 3 4, जैसे क्लास 9 में 4 चैप्टर्स हैं, तो जब भी हम ये स्टार्ट करेंगे हम उस चैप्टर को एक बार NCERT में देखेंगे कि वो कैसा दिखता है और उसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर किए गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके वो टॉपिक्स बहुत ही सॉलिड हैं और आपको ये MCQ कोर्स प्रॉब्ली नहीं चाहिए, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, है ना, ये तो आपकी चॉइस है। तो आज का जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है? स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ठीक है। ये पालमपुर विलेज की कहानी है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ पालमपुर के बारे में पूरी ऐसे हवाई बातें बताई जाएंगी, नहीं। हर NCERT में क्या होता है, कहानी को लेके वो लोग एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि वो चीजें इंटरेस्टिंग बने, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि आपने बहुत ही हैवी टॉपिक पढ़ा भी होगा तो भी आपको एक कहानी के तौर में क्या होगा, वो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैं एक बार आपको NCERT जरूर दिखाऊंगी। तो देखो, ऐसे आपका ना चैप्टर दिखेगा जब आप इसको डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो ये क्या है, विलेज पालमपुर की कहानी है। तो थोड़ा सा पहले इन्होंने ब्रीफ बताया है कि पालमपुर विलेज कैसा है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा इंट्रोडक्शन दिया है। लेकिन सेकंड चीज जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया है वो है आपके उत्पादन के कारक, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने जो 4 फैक्टर्स होते हैं अपने प्रोडक्शन के, उसके बारे में समझाया है। फिर ये पहुंचे हैं पूंजी के ऊपर। फिर उन्होंने जो पूंजी के प्रकार होते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका फिक्स्ड हो, वर्किंग हो, ह्यूमन हो, फिजिकल हो, ये सारी चीजें उन्होंने बताई है। फिर उन्होंने क्या करा है कि जो उनका एक कारक होता है जैसे लैंड, उसको थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है कि भाई कितना लैंड हमारे यहाँ पे फिक्स है, कितने लैंड में सिंचाई हुई है, ठीक है, कितना लैंड का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब उन्होंने ये बताने के लिए कि भारत में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइक्वल होता है, इन्होंने पालमपुर विलेज की कहानी को बताया है, ठीक है। फिर उन्होंने बताया है कि कैसे आप एक ही जमीन पे कितनी क्रॉप्स उगा सकते हो, क्या आप एक ही क्रॉप उगाते हो या मल्टीपल क्रॉपिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इन्होंने वो समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। उसके बाद ये पहुंचे हैं अलग अलग प्रकार की फसलों के ऊपर, जिन्होंने फार्मर्स जो रहते हैं पालमपुर विलेज में उनके द्वारा बताई है कि कैसे जैसे वो सीजन बदलता है वैसे वैसे वो अपनी क्रॉप्स भी बदलते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा इन्होंने बताया है आपको कि क्या लैंड सस्टेनेबल है, ठीक है, क्या लैंड सतत है, ये आगे चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। तो उस चीज के बारे में भी इन्होंने बताया है। फिर उसके बाद ये लोग पहुंचे हैं अपनी पूंजी के ऊपर, ठीक है, लेबर के ऊपर और पूंजी के ऊपर। लेबर यानी श्रम, तो उन्होंने बताया है कि कैसे पालमपुर विलेज में आपको कितने प्रकार के लेबर्स मिल जाएंगे। कुछ छोटे होंगे, कुछ आप देखोगे बड़े बड़े लेबर्स होंगे, कुछ आप देखोगे जमींदार भी होंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा इन्होंने आपसे बात करी है पूंजी के बारे में कि भैया कितनी पूंजी की जरूरत होती है, आप कितना अनाज उगाते हो तो कहाँ कहाँ आपका पूंजी जाता है। कुछ पूंजी ऐसी होती है जो आपकी सालों साल चलती है, लेकिन कुछ पूंजी ऐसी होती है जो बार बार रिप्लेस करनी पड़ती है, जो आपको बार बार देनी पड़ती है, ठीक है। तो उन चीजों के बारे में समझाया है। फिर उन्होंने बात करी है कि कैसे पालमपुर गांव में लोग सिर्फ खेती बाड़ी नहीं करते हैं, लोग वहां पे और एक्टिविटीज भी करते हैं। कोई ट्रक चला रहा है, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई आप देखोगे छोटी मोटी दुकानें चला रहा है, तो इसको वो लोग क्या बोलते हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज, ठीक है। तो उन्होंने नॉन फार्म एक्टिविटीज जो एक पालमपुर विलेज में हो रही है उसके थ्रू इन्होंने एक पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है नॉन फार्म एक्टिविटीज का, ठीक है। और उसके बाद फाइनली आते हैं हम अपनी समरी के ऊपर। मतलब ये चीज तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चाहे MCQ का कोर्स करो या नहीं, ठीक है, NCERTs आपने चाहे पहले पढ़ी हो या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट समरी पढ़ के जाओ
क्योंकि समरी में क्या होगा ना, आपके जो भी 8-10 पेजों की एनसीईआरटी की जो भी चैप्टर है उसकी इतनी बेहतरीन समरी है यहाँ पे, उसमें एक्चुअली में बता रखा है कि इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस हुआ है। पालमपुर को वो लोग साइड में रख देते हैं, समरी में सिर्फ जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो इस चैप्टर में बताए गए हैं वो यहाँ पे सारे लिखे गए हैं। ठीक है, इससे होगा क्या कि एक तो आपको संतुष्टि मिलेगी कि जो हम कोर्स कर रहे हैं एमसीक्यूज वाला, उसके थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली में डिस्कस हो चुके हैं, और दूसरी चीज कि आपको कितना याद है। ठीक है, आपको कितनी चीजें समझ में आई हैं, क्योंकि अगर आपको पूरी समरी समझ में आ गई ना, इसका मतलब है कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया। ठीक है, तो मेरा काम जो है वो यहाँ पे हो गया। फिर अगर आपको समरी पढ़ के पूरा चैप्टर समझ में आ गया मेरे एनसीईआरटी एमसीक्यू कोर्स के बाद, तो आई थिंक आई हैव डन अ गुड जॉब। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव होप के साथ हम शुरू करेंगे आज का एमसीक्यू कोर्स। ठीक है, और हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू तो एक बहाना है बेसिकली चैप्टर कवर करने का। तो सबसे पहले हम चलते हैं, अच्छा इसमें लगभग 17-18 एमसीक्यूज रहेंगे, तो काफी अच्छा काउंट है, तो इनको मेरे साथ ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, जो बात कर रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के कारक की। अब देखो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये शब्द जो यहाँ पे लिखा हुआ है यही सबसे महत्वपूर्ण है। आपका जब भी क्वेश्चन कोई आए जहां पे कोई अतरंगी सी चीज पूछी हो, जहां पे ये ना पूछा हो, देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता था। पहला तरीका है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं, इन चारों में से निम्नलिखित जो अपने 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, तो और दूसरा तरीका है कि भाई निम्नलिखित ऑप्शंस में से कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। तो जब भी ये नहीं है वाले क्वेश्चन आते हैं ना, इन पे थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा टेंशन पे करके ये नॉट जैसे शब्दों को या तो अंडरलाइन कर दो या इन पे गोला लगा दो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एग्जाम में इतनी बार ऐसा होगा कि आपकी मिस्टेक हो जाएगी अगर आपने ये नॉट शब्द नहीं पढ़ा ढंग से। ठीक है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता हमें सारे ऑप्शन आते हैं, कई बार ऐसा होता है हमें ऑप्शन ही एक आता है। ठीक है, और वो नॉट और नहीं पढ़ने के चक्कर में वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो वो चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, यानी उत्पादन के कारक के बारे में। देखो हम सबको पता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो आपको एक फैक्ट्री लगानी है बिस्किट की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ब्रिटानिया की कोई फैक्ट्री लगा रहे हो, तो मुझे बताओ फैक्ट्री लगाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्योंकि वही आपके उत्पादन के कारक होंगे ना। भाई आपको बिस्किट बनाने हैं, सपोज करो फेवरेट बिस्किट क्या है, सपोज हाइड एंड सीक, तो आपको हाइड एंड सीक बिस्किट बनाने हैं, है ना। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आप बोलोगे मैम हमें एक जमीन चाहिए जहां पे फैक्ट्री लगाई जा सके। भाई हवा में तो बनेगी नहीं है फैक्ट्री, कोई जमीन पे बनेगी, तो इसका मतलब है आपका लैंड यानी भूमि। ठीक है, तो ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज आप मुझे बोलोगे कि मैम हमें कुछ पैसे चाहिए। अब पैसे मतलब मैम हमें बिल्डिंग का ढांचा खड़ा करना है। ठीक है, हमें मशीन्स लानी है जहां से बिस्किट निकलेंगे एक की जैसे स्क्वायर शेप में। ठीक है, हमें कच्चा माल खरीदना है, हमें मैदा खरीदनी है, सूजी खरीदनी है, ऑयल खरीदना है, चोको चिप्स खरीदने हैं, पानी लाना है। ठीक है, तो ये सब तो फ्री में नहीं आएगा। आप बोलोगे मैम पानी तो फ्री में आएगा, अरे भाई पानी हटा दो, चलो वो भी फ्री में आ जाएगा, लेकिन बाकी सारी चीजें तो पैसे दे के आएंगे ना, कोई ना कोई आपकी लागत या पूंजी लगेगी। करेक्ट है, तो आपने बोला कि मैम हमें कोई ना कोई पूंजी चाहिए। ठीक है, हमें कोई थोड़ा बहुत पैसा चाहिए यानी कैपिटल। ओके, मैंने ये भी मान लिया। फिर तीसरी चीज आपने बोली कि मैम इस फैक्ट्री में मैं अकेले काम तो कर नहीं सकता, मुझे इसमें काम करने के लिए लोग चाहिए, यानी आपको क्या चाहिए, लेबर, आपको चाहिए श्रम। करेक्ट है, भाई कोई ना कोई लेबर इसमें काम करेगी, वही फैक्ट्री चलाएगी, अलग अलग मशीनों पे काम करेगी, है ना। फिर आपने बोला कि मैम मेरे पास ये तीनों चीजें हैं, ये तो मेरे पास बहुत पहले से है। भाई मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ लेबर की कोई कमी नहीं है, मेरे पास लैंड भी है पिताजी का दिया हुआ, पूंजी मैं ठीक ठाक लगा सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी जॉब करता हूँ, लेकिन मेरे पास कमी है तो एंटरप्रेन्योरशिप की, मानव पूंजी की, ह्यूमन कैपिटल की। मेरे पास कमी है तो ह्यूमन स्किल की, कि मैं इन तीनों चीजों को साथ में नहीं जोड़ पा रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरे को कितना लैंड चाहिए, कितनी लेबर लगेगी, कितनी कॉस्टिंग लगेगी, कैसे मैं इन तीनों को इंटीग्रेट करूंगा और एक फैक्ट्री चालू करूंगा। भाई आप ये बताओ, हर कोई इलॉन मस्क है क्या? नहीं। क्या हर किसी ने स्पेसएक्स खड़ी कर दी? नहीं। क्या हर कोई अडानी जी जिन्होंने रिलायंस खड़ी कर दी? नहीं। क्यों? भाई पैसा हो सकता है आपके पास भी हो, मेरे पास भी है, जमीन हो सकता है आपके पास है, मेरे पास भी है, नहीं तो जुगाड़ की जा सकती है। ठीक है, लेबर आप अरेंज कर सकते हो। फिर क्या कमी है कि भाई एक ही बंदा रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ा कर पाया और हम सब नहीं? एंटरप्रेन्योरशिप, मानव कैपिटल की, मानव पूंजी की। ठीक है, तो ये 4 चीजें जो होती हैं ये होती है आपके उत्पादन के कारक या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो सीधे सीधे आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, वो हुआ आपका गुडविल यानी सद्भावना। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया कि भाई ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। अब दूसरी चीज क्या है, मुझे बताओ कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है
ठीक है। ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, मुझे बताओ कि क्या गुडविल हो सकती है? भाई गुडविल क्या होती है? सद्भावना क्या होती है? गुडविल होती है कि भाई आपकी मार्केट में क्या वैल्यू है, ठीक है, आपका मार्केट में कैसा नाम है। तो मुझे बताओ वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे है? क्या उस पे आपका प्रोडक्शन डिपेंड कर रहा है? किसी का नाम बहुत खराब है, किसी का नाम बहुत अच्छा है, बट उससे, ठीक है, उससे आप बोलोगे मैम थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है कि भाई मार्केट में क्या इमेज है, हमें पैसा कितनी जल्दी मिलेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो आपको चाहिए ही चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, वो आपको चाहिए चाहिए कोई उत्पादन के लिए, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, वो है आपका कैपिटल यानी पूंजी को लेके। तो बेसिकली आपकी जो पूंजी होती है जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, देखो इसको मोटे मोटे तौर पे ना दो तरीके से वर्गीकरण कर सकते हो, ठीक है। एक तो होता है आपका फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल में, यानी आपकी भौतिक और आपकी मानव पूंजी में। और एक इसका अलग क्लासिफिकेशन होता है, वो होता है इसका फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल में, यानी निश्चित और आपका जो चालू पूंजी होती है उसमें, कार्यशील पूंजी होती है उसमें, ठीक है। तो दो तरीके से इसका वर्गीकरण होता है, एक कि आपका फिजिकल और आपका ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझो। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, आप ये क्वेश्चन पढ़ो। इसमें बस उन्होंने बता रखा है कि फिजिकल कैपिटल के प्रकार क्या होते हैं और मानव पूंजी क्या होती है, ठीक है। तो और फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है। तो मतलब पूरा क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट पे रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली हमें पता तो हो कि उसका मतलब क्या है, तभी तो हम आगे इसमें कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज हो जाएगी, ठीक है। तो आपका फिजिकल और आपका ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। देखो पूंजी जो होती है, मुझे बताओ, जैसे मैंने आपको ब्रिटानिया की फैक्ट्री का एग्जाम्पल दिया था, बिल्कुल वही लेके चलो, दिमाग में एक एग्जाम्पल फिक्स कर लो और उसी से कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, ठीक है। तो आपने बात करी फिजिकल और आपके ह्यूमन कैपिटल की, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी फैक्ट्री लगानी है तो एक तो आपको चाहिए पैसा, ठीक है, एक चाहिए आपको मशीन्स, बिल्डिंग, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपकी फिजिकल कैपिटल यानी आपकी भौतिक पूंजी। और एक चाहिए आपको दिमाग, भाई हर बंदा अंबानी नहीं है, हर बंदा अडानी जी भी नहीं है, हर बंदा रतन टाटा भी नहीं है ना। तो क्यों नहीं है हर बंदा, इलॉन मस्क क्यों नहीं है, बिल गेट्स क्यों नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन स्किल, मानव पूंजी की बात होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि आपका पूंजी जो हो गया वो आपने इन दो भागों में डिवाइड कर दिया कि भाई या तो आपके पास भौतिक पूंजी होगी या मानव पूंजी होगी या दोनों होगा, और दोनों भी तो हो सकता है या दोनों नहीं भी होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट ये है कि पूंजी आपकी दो तरीके की हो गई, ठीक है। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो बात कर रहा है आपके फिजिकल कैपिटल के प्रकार के, यानी हमने फिजिकल कैपिटल का वर्गीकरण किया है। अब इसमें वही दो चीजें आती हैं कि एक तो हो गया आपका फिजिकल और एक आपका ह्यूमन कैपिटल। अब मैंने आपको एक दूसरे तरीके का क्लासिफिकेशन बताया है, वो है आपका फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल, करेक्ट है। तो ये आपका फिक्स्ड यानी निश्चित और वर्किंग कैपिटल यानी आपकी कार्यशील पूंजी क्या होती है। देखो फिक्स्ड कैपिटल या आपका निश्चित कैपिटल जो होता है ना, या निश्चित पूंजी जो होती है, वो बेसिकली आप इसको ऐसे समझो कि जो चीजें आपने एक बार लगा दी तो वो सालों साल चलेंगी। जैसे आपने बिल्डिंग एक बार बना दी तो उसको हर साल थोड़ी कंस्ट्रक्ट कराओगे। आपने क्या कहते हैं, एक बार मशीन खरीद ली तो वो हर साल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा कैपिटल या ऐसी पूंजी जिसको आपको बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो हो जाएगा आपका फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। फिर एक होती है आपकी वर्किंग कैपिटल यानी आपकी कार्यशील पूंजी। अब ये क्या होती है, मुझे बताओ, बिस्किट बनाने के लिए जब आप कच्चा माल खरीद रहे हो, मैदा, चोको चिप, सूजी, आटा, जो भी है, वो क्या एक ही बार खरीदोगे क्या? नहीं, वो आपको बार बार खरीदना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि क्या, क्योंकि ऑब्वियसली भाई आपने बिस्किट बना दिया, वो यूज हो गया, अब वो दोबारा बिस्किट जब बनाओगे तो आपको वापस लगेगा, ठीक है। तो ऐसी पूंजी जो आपको बार बार लगती है, ठीक है, जो बार बार आपको खरीदनी पड़ेगी अगर आपको नया सामान बनाना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे आपकी वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी, ठीक है। तो आप ये देखोगे जो आपका फिजिकल कैपिटल होता है ना, उसको भी हम कई बार फर्दर डिवाइड करके लिखते हैं कि ये दो तरीके का होता है, आपका फिक्स्ड और आपका वर्किंग। समझ में आ गया? तो आपका फिक्स्ड और आपका वर्किंग, तो इसको वैसे भी याद कर सकते हो, नहीं तो इसको अलग अलग तरीके से भी याद कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? तो कई बार क्या होता है, इसका वर्गीकरण अलग कर देते हैं, कई बार फिजिकल का ही वापस से वर्गीकरण करके इसको फिक्स्ड और वर्किंग भी लिख सकते हैं। तो आपका स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट तो राइट है कि भैया आपका जो भौतिक पूंजी है वो दो तरीके की हो गई, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, वो ये कह रहा है कि जो आपकी मशीन्स और बिल्डिंग्स है ना, वो फिक्स्ड भी है, वो वर्किंग भी है। गलत है ना। मैंने अभी आपको बताया कि मशीन, बिल्डिंग अगर आपने एक बार खरीद ली तो क्या आपको दोबारा खरीदने की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है ना। तो ये कैसी पूंजी हो गई आपकी? फिक्स्ड यानी निश्चित पूंजी, ठीक है। तो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है।
फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बात कर रहा है पैसे के बारे में, जो बात कर रहा है ऐसे पूंजी के बारे में, ऐसे पैसे के बारे में जो आपको उत्पादन करने के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है, या कुछ ऐसा पेमेंट जो आपको बार बार करना पड़ता है। मुझे बताओ, मैंने अभी क्या बताया आपको? हम बात कर रहे थे एक ऐसी पूंजी की जो आपको बार बार जैसे जैसे आपका उत्पादन होगा वैसे वैसे आपको लगती है। मुझे बताओ कि आपकी जो लेबर है, ठीक है, वो क्या 4-5 साल तक पेमेंट नहीं लेगी क्या? ऑब्वियसली लेगी। आपका जो कच्चा माल जहां से आ रहा है, क्या वो आपको पेमेंट नहीं देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा और बार बार देना पड़ेगा। जितनी बार सामान मंगाओगे उतनी बार देना पड़ेगा। तो ऐसी पूंजी को हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि वो क्या होती है? वर्किंग कैपिटल। तो कोई भी बिजनेस में एक ऐसा पैसा जो आपको उत्पादन के टाइम पे बार बार पेमेंट करने के लिए जरूरी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल, ठीक है, यानी कार्यशील पूंजी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बात कर रहा है आपसे ये वाली चीजों के बारे में, ठीक है, कि वो बोल रहा है उत्पादन के अपने 4 कारक होते हैं, ठीक है। वो ये बोल रहा है कि इसमें से 3 तो आपको लिख के दे दिए, और वो ये बोल रहा है कि पहले 3 को यूज करने के लिए ये चौथे का होना बहुत जरूरी है। हमने तो अपना चैप्टर ही इससे स्टार्ट किया था। जब अपना पहला क्वेश्चन था, हमने तो स्टार्टिंग इससे करी कि भैया सबके पास हो सकता है जमीन, श्रम, पूंजी सब हो, लेकिन जब तक वो चौथी चीज नहीं है, हर कोई बंदा इलॉन मस्क या मिस्टर अडानी, अंबानी नहीं बन सकता। तो जो नॉलेज आपको चाहिए, ठीक है, इन तीनों चीजों को साथ में लाके एक एंटरप्राइज खड़ी करने की, एक कंपनी खड़ी करने के लिए, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते थे? हम लोग कहते थे ह्यूमन कैपिटल या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो अगर आप थोड़ी एडवांस इकोनॉमी की किताबें पढ़ोगे तो वहां पे उन्होंने मानव पूंजी ना लिख के एंटरप्रेन्योरशिप लिखा है, बट आंसर सेम ही है। आप मानव पूंजी कह लो, एंटरप्रेन्योरशिप कह लो, बात सेम ही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, ठीक है, कि उत्पादन के जो 4 कारक थे, अगर 3 दिए हैं तो चौथा क्या हो जाएगा आपका? मानव पूंजी, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ, जो बात कर रहा है आपसे खरीफ और रबी सीजन के बारे में। देखो, ये चीजें तो वैसे आपकी ज्योग्राफी का भी पार्ट होती है, हम ये हमेशा पढ़ते हैं। स्पेसिफिकली जैसे इंडिया, मुझे बताओ, इंडिया में हम लोग बोलते हैं कि इंडिया में मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है, ठीक है, मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। और हमें ये भी पता है कि इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ एक डिफाइंड सीजन होता है जिसमें बारिश होती है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि इंडिया का जो कृषि क्षेत्र है, जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है ना, वो इस मॉनसून पे काफी निर्भर करता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग सीजन होते हैं जिसमें हम अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है। तो उन सीजन, मोटे मोटे हमारे यहाँ पे 3 सीजन होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका खरीफ सीजन, एक होता है आपका राबी सीजन या रबी सीजन, और तीसरा होता है आपका जैद, ठीक है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन में तो आपसे खरीफ और रबी के बारे में पूछा है ना, लेकिन आप मुझे कमेंट्स में जैद के बारे में बताने वाले हैं। आप मुझे जो जैद सीजन होता है इसके बारे में बताएंगे, और इसके कुछ उदाहरण बताएंगे उन फसलों के जो जैद में उगती हैं, जिनको हम लोग जैद क्रॉप्स भी बोलते हैं। भाई, खरीफ सीजन में उगने वाली जो क्रॉप्स होती है उनको खरीफ क्रॉप बोल दिया, रबी सीजन में उगने वाली क्रॉप्स को हमने रबी क्रॉप्स बोल दिया, तो जैद सीजन में उगने वाली क्रॉप्स को हमने जैद क्रॉप्स बोल दिया। तो ये आपका होमवर्क है। आप मुझे बताने वाले हैं कि जैद क्रॉप्स और जैद सीजन में, जैद सीजन पहले तो आता कब है और जैद क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जिसमें हम खरीफ और रबी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो, खरीफ सीजन क्या होता है, कभी भी कुछ याद नहीं आया ना, मैं आपको एक ऐसा शॉर्ट फॉर्म रटा दूंगी कि आप बोलोगे कि मैम हमें सारे क्रॉप्स याद हो गए, ठीक है। खरीफ सीजन क्या होता है? जो क्रॉप्स आपके मॉनसून के आने पर उगाई जाती हैं, ठीक है, मतलब अपना मॉनसून कब आता है? जून जुलाई के आसपास, ठीक है। तो इस टाइम वो बोई जाती हैं, ठीक है, उनकी सोइंग होती है, उनकी खेती करते वक्त आप देखोगे उनके बीज डाले जाते हैं। और आपको पता है कि कोई भी फसल 3-4 महीने में लगभग तैयार हो जाती है, ठीक है। लगभग लगभग बता रही हूँ, अब ऐसे मत बोलना कि मैम गन्ने को तो 9-10 महीने लगते हैं। मैं ऑलमोस्ट क्रॉप्स की बात कर रही हूँ, उन क्रॉप्स की बात नहीं करी जो सालाना 2 साल या 1-1.5 साल में या 9 महीने में तैयार होती है। मैं यहाँ पे एक जनरल टर्म यूज कर रही हूँ कि जनरली जो क्रॉप्स होती है अपनी 3-4 महीने में बनके तैयार हो जाती है ना। तो जून जुलाई में अगर इनको बोओगे तो लगभग लगभग अक्टूबर तक ये आपकी तैयार हो जाती है, फिर यहाँ पे इनकी हार्वेस्टिंग कर लेते हो, ठीक है। तो ऐसी क्रॉप्स जिनको आप जून जुलाई में उगाते हो और अक्टूबर नवंबर, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक आप इनकी हार्वेस्टिंग कर लेते हो, ठीक है। तो इन क्रॉप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स, ठीक है।
फिर आप आ जाओ नेक्स्ट पे। अब आपने खरीफ क्रॉप उगा दी, हार्वेस्टिंग कर दी, अब आप जमीन खाली तो नहीं छोड़ोगे। आप बोलोगे नहीं मैम थोड़े टाइम के लिए छोड़ना चाहिए, इससे हमारे पोषक वापस आते हैं, जो हमारी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस आते हैं। अरे पर क्या 4-5 महीने थोड़ी छोड़ोगे, फिर तो खेती कर लिया आपने और मिल लिया आपको उससे प्रॉफिट। तो इसके बाद जो आप ऐसी क्रॉप्स उगाते हो, ठीक है, जिनकी आप जो बुवाई है, जो सोइंग है वो आप नवंबर के आसपास कर रहे हो, और इनको आप वही 3-4 महीने काउंट कर लो, मार्च के आसपास काट देते हो, ठीक है। ये मार्च में आपको याद है फरवरी मार्च के सीजन में 2-3 फेस्टिवल आते हैं, बैसाखी, होली, ठीक है। और यहाँ पे हम बोलते हैं कि सरसों की फसल जो है वो अब तैयार हो गई है, उसको फिर काटा जाता है, ठीक है। तो ये वो वाला सीजन है, मार्च वाला, होली के टाइम वाला। तब तक आप देखोगे आपकी फसलें कट जाती हैं। तो वो वाली फसलें जो नवंबर से शुरू होकर मार्च तक चलती हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी रबी क्रॉप्स, या इस सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रबी सीजन, ठीक है। तो 2 तरीके की क्रॉप्स हो गई, एक तो हो गई आपकी खरीफ क्रॉप और एक हो गई आपकी रबी क्रॉप। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, वो तो सिर्फ यही पूछ रहा है आपसे कि खरीफ क्रॉप जो है या खरीफ सीजन जो है वो आपका मॉनसून के साथ शुरू होता है। तो क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। और जो रबी क्रॉप्स है वो आपके अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती है, वो भी सही है, क्योंकि वो विंटर क्रॉप्स कहलाती है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर तो आपका स्ट्रेट निकल गया कि इसका आंसर सी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ खत्म हो गया। लेकिन हम इससे एक स्टेप आगे जाएंगे, हम समझेंगे कि कौन सी जो क्रॉप्स होती है, ठीक है, फसलें होती हैं, वो खरीफ में उगाई जाती हैं, और कौन सी फसलें जो है वो आपकी रबी सीजन में उगाई जाती हैं, ठीक है। तो खरीफ सीजन में आपकी कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है? तो देखो, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, वो आप मेरे साथ याद कर लो, ठीक है। मुझे पता है अजीब सा है, लेकिन 3-4 बार जब बोलोगे ना तो याद हो जाएगा। मौमा, जोजो, सो, सू, को, कर, तू, ठीक है। ये आपको याद है सारा भाई वर्सेस सारा भाई करके बहुत पुराना एक सीरियल आता था। मुझे लगता है जो जेन जी है उन्होंने शायद ये नहीं देखा हो, लेकिन मेरी जनरेशन के जितने लोग थे ना, और मेरे से थोड़ी सी आगे 0.5 आगे वाली जनरेशन, उन्होंने वो सीजन या सीरीज जरूर देखी होगी, ठीक है। तो उस टाइम नेटफ्लिक्स नहीं चलते थे, उस टाइम सिर्फ टीवी पे आते थे वो सीरियल्स, ठीक है। तो उसमें ना एक किरदार था प्रोसेश का, तो वो मामा मामा करता था मम्मी को, ठीक है। तो ये वहां से इंस्पायर्ड है। तो ये क्या है, ये वो सारी फसलें हैं जो आपके खरीफ सीजन में उगती हैं। रबी में आपकी ज्यादा फसलें उगती भी नहीं है, तो वो तो सिर्फ 4-5 है, वो आप ऐसे ही उंगलियों पे याद कर लोगे, वो बता दूंगी। लेकिन पहले खरीफ याद करो। ये एक्रोनिम है, छोटा फॉर्म है, जैसे हम अपनी पीरियोडिक टेबल याद करते थे ना बचपन में, वैसे वाला ये। मौमा, जोजू, सोसू, कोकर, तू, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, ठीक है। ये MA से मतलब हो गया मेज, MO से हो गया मूंग, जो JU का मतलब हो गया जूट, ठीक है। JO का हो गया आपका ज्वार। फिर सू का मतलब हो गया शुगर केन, सो का मतलब हो गया सोरगम, ठीक है। को का मतलब हो गया कॉटन। फिर TU का मतलब हो गया तुर, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली कर लिए, यहाँ पे CRS का R ही लेना है, उसका मतलब होता है राइस, ठीक है। तो आपका राइस, कॉटन, तुर, जूट, शुगर केन, मेज, ये सारी कैसी क्रॉप्स है? ये आपकी खरीफ सीजन की क्रॉप्स कहलाती हैं। हो गया ना आपका, इतनी सारी क्रॉप्स आपने एक एक्रोनिम से याद कर ली। तो ये ऐसे याद करना। इनफैक्ट अगर आपको और कोई खरीफ सीजन की क्रॉप्स हैं तो उनके शुरू के 2 वर्ड लेना और इसके आगे या पीछे जोड़ देना। तो ऐसे करके आपका पूरा खरीफ सीजन का क्रॉप्स का एक एक्रोनिम बन जाएगा। देखो, यही तरीका याद करने का, इसका और कोई तरीका तरीका नहीं है याद करने का, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी खरीफ सीजन की क्रॉप्स। अब हम चलते हैं अपनी रबी सीजन की क्रॉप्स के ऊपर। तो वो बहुत ईजी है, आपके वीट, ग्राम, बार्ले और मस्टर्ड यानी आपकी सरसों। वो तो मैंने आपको एग्जांपल ही बताया कि भाई आप नवंबर में उगाते हो, तभी तो मार्च तक वो ऐसे खिलखिलाते हुए येलो कलर के आपके खेत दिखते हैं, ठीक है। गेहूं आपको पता ही है कि आपका विंटर सीजन में उगता है, और फिर आपका मार्च अप्रैल में जो नया गेहूं आता है तो लोग फिर उसका आटा पिसवाते हैं, है ना। ये सारे आपके इंडियन हाउस होल्ड में जो आपकी डेली एक्टिविटीज होती है ना, अगर आप उनको ऑब्जर्व भी करोगे तो भी आपको इन चीजों में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। वैसे ही आपका चना हो जाएगा और आपका बार्ले, ठीक है। तो ये वाले तो क्वेश्चन 5 का आंसर तो सी हो ही गया। अब है आपका क्वेश्चन 6। ये देखो कि कौन सी क्रॉप इसमें से खरीफ क्रॉप नहीं है पे जोर लगाना है। तो मैंने क्या बताया, राइस है, मेज है, बाजरा है या नहीं है? आप बोलोगे मैम आपने हमें बाजरा तो बताया ही नहीं, पर मैंने आपको ये तो बताया ना कि वीट रबी क्रॉप है, बताया नहीं बताया? तो इसका मतलब अगर ये रबी है तो खरीफ कैसे हो सकती है? तो इसका आंसर तो सी हो गया। अब आ जाओ बाजरा की कहानी के ऊपर, ठीक है।
ये बाजरा क्या है? देखो बाजरा जो है बेसिकली आपका, वो कब खाते हो आप? अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो आपको पता है कि बाजरा विंटर में खाया जाता है। तो अगर ये बाजरा विंटर में खाया जा रहा है तो उसको उगाया तो खरीफ सीजन में जाएगा ना। भाई जो चीज आप विंटर में खा रहे हो वो उस टाइम उगेगी कैसे? मतलब उस टाइम तक तो आपके पास वो कट के पिस के तैयार होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब ये खरीफ क्रॉप है जो आपकी अक्टूबर तक तैयार हो जाएगी। फिर इसको आप पीस के अच्छे से विंटर में इसका आटा वाटा बना के आप इससे अलग अलग डिशेस बनाते हो, ठीक है। तो कौन सी डिशेस हैं जिसको हम बाजरे से बनाते हैं? एक तो बाजरा होता है, हम उसको बॉईल करके वो हॉट वाटर में वैसे ही खाते हैं, ठीक है, कड़ी के साथ। लेकिन आप ही देखोगे कि बाजरा का आटा बना के उससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो आपको ये चीजें पता होंगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि बाजरे से कौन सी डिशेस बनती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? सी। फिर आप आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो आपसे बात कर रहा है कि इंडिया में कितना, एक तो प्रतिशत हिस्सा जो है वो आप देखोगे सिंचाई सींचा गया है, और दूसरी चीज ये बात कर रहा है दो अलग अलग रीजन्स के बारे में। देखो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वो बताते हैं कि पूरी पृथ्वी में ना तीन तरह के, आप बोल सकते हो, रीजन्स होते हैं, तीन तरह के क्षेत्र होते हैं। एक होते हैं माउंटेन यानी पहाड़ी वाले, एक होते हैं आपके पठार यानी प्लेट्यू वाले, और एक होते हैं आपके समतल यानी प्लेन एरियाज। करेक्ट है। वैसे ही भारत में भी तीन तरह के एरियाज हो जाएंगे। एक होंगे आपके माउंटेन वाले, अब माउंटेन में आपके हिमालयाज भी आ जाएंगे और आपके वेस्टर्न घाट्स भी आ जाएगा। फिर एक आपका हो जाएगा प्लेट्यू यानी पठार, जैसे आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, डेक्कन प्लेट्यू हो गया, वो सब। और एक हो जाएगा आपका प्लेन एरिया यानी समतल एरिया, जैसे आपके गैंजेटिक प्लेन्स, ठीक है, या आपके डेजर्ट वाले प्लेन एरिया, ठीक है। तो ये आपने बता दिया कि भाई ऐसे करके आपके तीन तरह के क्षेत्र बनते हैं। ओके। अब ये रिवराइन प्लेन क्या होते हैं, ठीक है, ये नदी वाले मैदान क्या होते हैं? भाई अगर कहीं से गंगा की, जो गंगा है वो बह रही है, तो उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है जहां पे गंगा का पानी, ठीक है, या तो ऊपर से फ्लो करके या नीचे से आप देखोगे वो उस मिट्टी में जा रहा है, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? नदी का मैदान, रिवराइन क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि वहां पे जो पानी आ रहा है वो उस नदी से आ रहा है। यहाँ पे जैसे गंगा नदी से आ रहा है वैसे उस नदी से वहां पे पानी आ रहा है, ठीक है। तो अब ये जो पहला स्टेटमेंट है वो ये बोल रहा है कि जो भारत में आपके पठारी क्षेत्र होते हैं, वो ये बात कर रहा है सिंचाई के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर। ये पूछ रहा है कि पहला स्टेटमेंट कि क्या भारत में सिंचाई वाले जो क्षेत्र है वो 90% से अधिक है। मुझे बताओ, मेरा पूरा जीवन बीत गया इसी बात को पढ़ते पढ़ते कि भारत में सिंचाई सिर्फ 40% क्षेत्रों में हो रखी है। इसलिए 60% क्षेत्र जो है वो आज भी मॉनसून पे डिपेंडेंट है, वो आज भी वर्षा पे निर्भर करते हैं। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज हुआ तो आपकी वर्षा इफेक्ट होगी, वर्षा इफेक्ट होगी तो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर यानी भारत का कृषि क्षेत्र बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आज भी सिंचाई से 40% क्षेत्रों में है। तो ऑब्वियसली आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो तो गलत हो ही गया। फिर आप चलते हो पहले स्टेटमेंट में जो बात कर रहा है पठारी क्षेत्रों के बारे में। मुझे एक बात बताओ, इरिगेशन या सिंचाई करना मतलब क्या होता है? सिंचाई कैसे करते हो? देखो कोई भी सिंचाई करो, अलग अलग प्रकार की सिंचाई होती है, वो हम आगे वैसे भी पढ़ेंगे, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो उसको। जैसे हम बोलते हैं एक होता है फ्लड इरिगेशन, एक होता है सब सरफेस इरिगेशन, है ना। अलग अलग प्रकार की सिंचाई होती है, आप उस पे मत जाओ। आप ये बोलो सिंचाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? या तो आप हैंडपंप से करोगे, या बोरिंग डालोगे, या कैनाल वगैरह से पानी निकालोगे। पानी निकाल के आपको क्या करना है? बड़े बड़े पाइप लगाने हैं, फिर उन पाइप में से छोटे छोटे पाइप जाने हैं। मुझे बताओ ये काम करना, खुदाई करके पाइप वगैरह डालना, ये कहाँ पे आसान पड़ेगा? एक पहाड़ी वाले इलाके में आसान पड़ेगा, या पठारी रीजन में आसान पड़ेगा, या फिर एक समतल एरिया में आसान पड़ेगा? ऑब्वियसली आप बोलोगे मैम प्लेन एरिया में ज्यादा आसान होगा, क्योंकि प्लेन एरिया में ये जैसे पाइप वगैरह डालोगे तो उसमें आपको बार बार बेंड नहीं मिलेगा, आप आसानी से एक लंबा पाइप डाल सकते हो। वही माउंटेन में तो आप भूल ही जाओ भाई, आपको चट्टाने वगैरह काटनी पड़ेंगी, तो यहाँ तो इरिगेशन बहुत ही डिफिकल्ट है। अब आ जाओ पठारी क्षेत्र में। पठारी क्षेत्र क्योंकि आप देखोगे थोड़ा सा माउंटेन से कम लेकिन प्लेन से थोड़ी ऊंचाई पे होता है, तो बार बार आप देखोगे आपको पंप लगाने पड़ेंगे, बार बार बेंडिंग होगी, तो यहाँ पे इरिगेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ जहां पे इरिगेशन डिफिकल्ट है वहां पे सिंचाई सबसे ज्यादा होगी या कम होगी? ऑब्वियसली कम होगी। तो जो पहला स्टेटमेंट है आपका वो कह रहा है कि जो पठारी क्षेत्र होते हैं उसमें ज्यादा सिंचाई होती है आपके समतल एरिया से। भाई रिवराइन प्लेन्स आ गया ना, अब चाहे वो नदी का मैदान हो चाहे वो कोई भी मैदान हो, वहां पे हमेशा ज्यादा सिंचाई होती है। प्लेटो रीजन में कम सिंचाई होती है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या निकलेगा? ऑप्शन डी, कि ना तो एक सही है ना ही दूसरा, ठीक है।
फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका 8वां क्वेश्चन। ठीक है, ये आपसे बात कर रहा है एक मॉडल ऑफ क्रॉपिंग के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, मतलब इसको हम लोग बहु फसल बोलते हैं हिंदी में, मल्टीपल क्रॉपिंग। इसका मतलब क्या होता है, जब आप एक ही लैंड में, एक ही टुकड़ा है आपके पास, इस पे या आप अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगा रहे हो, आप बहु प्रकार की फसलें उगा रहे हो। इसी क्रॉप में आपने खरीफ में चावल उगाया, आपने विंटर सीजन में इसमें वीट उगाया, और आपने ज़ैद सीजन में इसमें कॉलीफ्लावर उगा लिया। आपने एक ही टुकड़े पर, यही आपके पास 1 बीघा जमीन थी, इसी पे ही आपने अलग अलग सीजन पे अलग अलग क्रॉप्स उगा दी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो इस प्रैक्टिस को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। इस प्रैक्टिस को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पे कह रहा है वो तो मल्टीपल क्रॉपिंग की डेफिनेशन ही है, तो वो तो सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आपसे ये बोल रहा है कि मल्टीपल क्रॉपिंग का कोई भी जो अपना लैंड होता है उस पर कोई असर नहीं होता। भाई मुझे एक बात बताओ कि आप मल्टीपल क्रॉपिंग करते क्यों? आप यहाँ पे राम और श्याम ले लो। भाई राम के पास भी 1 बीघा जमीन है, ये श्याम की जमीन है 1 बीघा। ठीक है, राम जो है वो अपनी जमीन पे सिर्फ एक ही तरह की फसल उगाता है, वो सिर्फ राइस उगाता है। ठीक है, जबकि श्याम जो है वो 1 बीघा जमीन में राइस भी उगाता है, वीट भी उगाता है, ज़ैद भी उगाता है। ठीक है, अब मल्टीपल क्रॉपिंग के फायदे क्या होते हैं वो देखो। भाई राम जो है वो, आप सपोज करो कि वो पूरे साल राइस उगा सकता है, उसके पास राइस की कुछ ऐसी वैरायटी है कि भाई एक खरीफ में उग रही है, या फिर वो ऐसे, आप सपोज वो केरला में रह रहा है, तो केरला में कोई सीजन होते ही नहीं है, तो वो साल भर अपने खेत में चावल उगा सकता है। ठीक है, आप उसको ऐसे समझो। मुझे बताओ कि वो साल भर अपने खेत में चावल उगा रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम ठीक है, उसके खेत में से पूरे साल में सपोज करो 25 किलो चावल उग जाता है पूरे साल में। ठीक है, अब चूंकि वो साल दर साल अपने जमीन पे सीजन दर सीजन वो एक ही क्रॉप उगा रहा है, तो आप ये देखोगे कि उसका अगर उत्पादन होने की क्षमता शायद 30 किलो भी होती, तो भी सिर्फ 25 किलो रह गई। क्यों? क्योंकि चावल जो होगा वो मिट्टी में से कुछ पोषक तत्व है वो खाते ही जा रहे हैं, और आप उन पोषक तत्वों को भले ही उर्वरक डाल के, फर्टिलाइजर डाल के पूरा कर दो, लेकिन सॉइल जो होता है वो भी ये बोल रहा है कि भाई मुझे कोई और क्रॉप तो दे दो, कोई और फसल तो दे दो जो बेसिकली कुछ और तरीके के पोषण को यूज कर ले, या उसमें कोई पोषण ऐड कर दे। जैसे अपनी जो पल्सेस होती है, अपनी दालें होती हैं, वो कुछ इसमें पोषण ऐड कर देती हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। यहाँ पे चावल है जो सारा पोषण खींचे जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका उत्पादन सिर्फ 25 किलो है। अब आ जाओ शाम की खेत के ऊपर। शाम जो है वो 1 बीघा जमीन है, जैसे राम के पास थी, लेकिन उसने राइस उगाया खरीफ में, तो राइस सपोज करो उसका 15 किलो का हो गया उस 4 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, फिर उसने गेहूं उगाया, गेहूं जो है वो आपका 10 किलो आ गया। ठीक है, और फिर उसने ज़ैद सीजन में कॉलीफ्लावर उगाई, जिसमें से उसको 5 किलो कॉलीफ्लावर, या आपकी जो अपन बोलते हैं ना फूल गोभी, वो मिल गई। तो अब आप इसको ऐड करो, 15 में 10 जोड़ा 25, उसमें 5 जोड़ा 30, तो इसका मतलब शाम को 1 बीघा जमीन से कितना उत्पादन मिल रहा है, 30 किलो। जबकि जो अपना राम है उसको कितना मिल रहा है, 25 किलो। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब अगर आप एक खेत में मल्टीपल क्रॉपिंग करते हो, बहु फसल उगाते हो, तो क्या होता है, आपका जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वो भी बढ़ता है। तो इसमें जो स्टेटमेंट बी है वो बोल रहा है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हो गया आपका गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, केवल ए यानी ए। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे बात कर रहा है ईल्ड के बारे में। ठीक है, वो किसके बारे में आपसे बात कर रहा है, वो आपसे बात कर रहा है ईल्ड के बारे में। देखो मैंने आपको 1 बीघा जमीन दी। ठीक है, अब 1 बीघा जमीन में क्या होता है, दो चीजें हैं, एक होता है उत्पादन और एक होता है उत्पादकता। ठीक है, एक होता है आपका प्रोडक्शन और एक होता है आपकी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी को ही हम दूसरे तरीके से कई बार ईल्ड भी बोल देते हैं। ठीक है, अब इनमें फर्क समझो। प्रोडक्शन मतलब क्या होगा, मैंने बोला राम की ये 1 बीघा जमीन है, उसमें से उसका पूरे साल में, या आप सीजन वाइज ले लो, जैसा भी आप लेना चाहते हो। आप सपोज बोल रहे हो कि उसका खरीफ सीजन में 15 किलो का राइस उगा। ठीक है, तो इसका मतलब उसका उत्पादन कितना है एक सीजन का, 15 किलो। ठीक है, समझ में आ गया, एक सीजन का उत्पादन कितना है, 15 किलो। वर्सेस मैं ये बोल रही हूं कि राम का पूरे साल भर में इस जमीन से उत्पादन कितना हुआ, 25 किलो। समझ में आया? तो उत्पादन या प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन यानी आपका पूरे साल में एक जमीन से कितना अनाज उग के आ रहा है, कितना आपका प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो हो गया आपका प्रोडक्शन। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका एक सीजन में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, कितना अनाज उग के आ रहा है, तो वो हो जाएगी आपकी ईल्ड।
कि भाई आपकी सीजनल ईल्ड कितनी होती है। कई बार इसको हम लोग सीजनल ईल्ड भी बोलते हैं, ठीक है, कि आपके एक सीजन में कितना उत्पादन होके आ रहा है। अगर आप साल भर का देखोगे वो तो हो जाएगा प्रोडक्शन, लेकिन अगर आप एक सीजन की बात करोगे तो वो हो जाएगी आपका ईल्ड। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी, कि आपका कितना अनाज उग रहा है एक पीस ऑफ लैंड से एक पर्टिकुलर सीजन में, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपसे हरित क्रांति के बारे में, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, 1960 के दशक में शुरू हुआ एक क्रांति, एक रेवोल्यूशन था, जिसमें दो साइंटिस्ट के नाम आपको याद होने चाहिए। एक है आपके नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, और दूसरे हैं आपके इंडिया के मिस्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो इंडिया में हम बोलते हैं ना, हरित क्रांति लाने का श्रेय MS स्वामीनाथन जी को जाता है, फैलाने का बेसिकली। और नॉर्मन बोरलॉग वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने HYV, ये जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उनका इनोवेशन किया था, उनका इन्वेंशन किया था। अभी HYV, जिसको हम लोग हाई यील्डिंग सीड वेराइटीज बोलते हैं, ये क्या होती है। देखो आपने गेहूं उगाया, उस गेहूं से आपने बीज बचा लिया, ठीक है, एक तो ये तो है आपके नॉर्मल बीज। एक आपने क्या करा, साइंटिस्ट ने कुछ लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट करके, नॉर्मन बोरलॉग की टीम ने एक कुछ ऐसे बीज बनाए जो बेसिकली क्या करते थे, जो आपको ज्यादा उत्पादन देंगे, ज्यादा उत्पादकता यानी ईल्ड भी देंगे, ठीक है, वो जल्दी जल्दी उगेंगे। मतलब अगर आपके नॉर्मल बीज को 4 महीने लगते हैं, तो ये आप देखोगे 3 महीने में पूरी फसल बन के आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये उत्पादकता कैसे बढ़ेगी भाई, इनका उत्पादन तब बढ़ेगा जब आप इनको प्रॉपर पोषक, पानी, ये सारी चीजें टाइमली दोगे, इनको इंसेक्ट्स, पेस्ट, इन सबसे बचाओगे। भाई पहले क्या होता था, 1960 के पहले हमारे जो छोटे मोटे फार्मर्स हैं, वो कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट तो करते नहीं थे। उनकी जो पुरानी बची हुई फसल थी, उसमें से बीज बचा के उन्होंने अपनी नई फसल के लिए डाल दिए। अब इसमें से क्या होता था, कुछ बीज काम करते थे, कुछ बीज आप देखोगे काम नहीं करते थे। कहीं से आप देखोगे आपका इतना क्रॉप उगता था, कहीं से इतना बड़ा क्रॉप उग गया, ठीक है, कोई सिमिट्री नहीं थी। फिर आप देखोगे क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि भाई कितना उर्वरक डालना है, या इनको कैसे आपको पेस्ट और जो अपने कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे बचाना है, तो कई फसलें नष्ट हो गई क्योंकि उनको कीड़े मकोड़े खा गए, कई फसलें प्रॉपर उगी नहीं पाई क्योंकि उनको पोषक ही नहीं मिले। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, क्योंकि इससे अल्टीमेटली हो क्या रहा था, इंडिया को चाहिए खाना अगर 60 किलो, तो हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रहा था 40 किलो, और हम 20 किलो का बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। आपने एक शिप होगी जिसका नाम था PL480, ये शिप जो थी वो भारत के लिए यूएस से खाना लेके आती थी, क्योंकि हम अपना खाना बनाने में असक्षम थे, हम बिल्कुल भी फूड सिक्योर नहीं थे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए फाइनली इंडिया ने डिसाइड किया कि हम हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो उस ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ क्या, बेसिकली उसमें नॉर्मन बोरलॉग की जो HYV सीड्स थी, जिसको हम लोग हाई यील्डिंग वेराइटी बोलते हैं, वो सीड्स को इंडिया में लाया गया। जनरली 2-3 क्रॉप्स थी, जैसे वीट, राइस, ये वाली सीड्स लाई गई थी। आपने सोनालिका का नाम सुना होगा, तो सोनालिका एक वीट की वेराइटी थी, वो HYV से जिसमें HYV सीड्स यूज करी गई थी, वो इंडिया में लाई गई। अब इन सीड्स की, इन बीज की क्या खास बात थी कि अगर आप इनको खेत में लगाओगे, तो पहले तो ये सारे के सारे बीज एक जैसी हाइट के होंगे, ठीक है, कोई बहुत बड़ा कोई छोटा नहीं होगा। इससे फायदा क्या होगा कि आप इनको मशीन से हार्वेस्ट कर सकते हो। मुझे बताओ, अगर आपके पास एक ऐसा खेत है जिसमें कुछ फसलें ऊपर है, कुछ नीचे हैं, तो आप इनको मशीन से हार्वेस्ट नहीं कर सकते, ट्रैक्टर चला के हार्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको इनको हाथ से ही फिर आप देखोगे हार्वेस्ट करना पड़ेगा, और फिर आपका उसमें टाइम जाएगा, आप फिर नए सीजन की क्रॉप जल्दी नहीं उगा पाओगे, आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, आप ज्यादा अनाज भी नहीं उगा पाओगे। तो अलग अलग तरीके की इसमें प्रॉब्लम है। तो आपने क्या करा, ये सीड्स की कुछ खास बातें बता रही हूँ कि जैसे आपने इनको बोया तो ये सारी एक ही साइज की आपको क्रॉप्स मिलेंगी। दूसरा, ये जल्दी थी, ये अर्ली मेच्योरिंग वाली वेराइटीज थी कि भैया इनको 4-5 महीने नहीं, ये 3-3.5 महीने में तैयार हो जाएंगी जब से आप इनको बोओगे। तीसरी चीज, क्योंकि ये हाई यील्डिंग है, इनके नाम में लिखा है कि ज्यादा उत्पादन देंगी, तो ज्यादा उत्पादन तभी देंगी जब इनको बैकग्राउंड में कुछ कारक मिलेंगे, कुछ फैक्टर्स मिलेंगे, कुछ चीजें मिलेंगी जिनके बिना ये हाई यील्डिंग नहीं हो सकती। तो अगर आप ये बीज दे रहे हो तो इसके साथ साथ आपको ये फैसिलिटी भी देनी पड़ेगी, जैसे इनको क्या है, बहुत ज्यादा पोषक चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए सॉइल से, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम होगा। तो ये आपके जो मिट्टी है, आपको पता है भारत की मिट्टी में वैसे भी आपके पोषक कम ही है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह। तो आपको ऊपर से इसके लिए फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर, जो अपने रासायनिक उर्वरक होते हैं वो आपको डालने पड़ेंगे मिट्टी में, ताकि ये अच्छे से ग्रो कर पाए, ठीक है। दूसरी चीज, इनको चाहिए बहुत सारा भरपूर पानी, तो आपको प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज या सिंचाई की योजनाएं चलानी पड़ेंगी। तीसरा, ये सीड्स नॉर्मल सीड्स तो है नहीं, नॉर्मल सीड अगर आपको 10 रुपए मिलती है प्रति किलो, तो ये वाली सीड हो सकता है आपको 100 रुपए प्रति किलो मिले।
तो भैया इतना पैसा चाहिए तो सारा पैसा फार्मर के पास तो इनिशियली आपको मिलेगा नहीं। तो आपको क्या चाहिए, बैंकिंग सुख सुविधाएं चाहिए जहां से लोग लोन लेके ये सारी जो चीजें इनको चाहिए, चाहे वो उर्वरक खरीदने हो, चाहे वो आपको बीज खरीदने हो, ये सारी चीजें वो खरीद सके। चौथी, अब आपके पास एक फायदा क्या है, क्योंकि आपके खेत में आप एक ऐसी फसल उगा रहे हो जो एक ही साथ उगेगी, तो अब आप मशीन्स का यूज कर सकते हो, ट्रैक्टर्स और इन सारी चीजों का यूज कर सकते हो, बोने के लिए भी, सोइंग के लिए भी, हार्वेस्टिंग के लिए भी। ठीक है, तो आप इसमें कैपिटल की जरूरत पड़ेगी आपको, फिजिकल कैपिटल जो होता है उसकी। ठीक है, फिर पांचवी चीज क्या हो गई, भाई आपकी जो क्रॉप्स है ये हाई यील्डिंग कब होगी, आपने सब कुछ दे दिया लेकिन आपकी फसल को कीड़े मकोड़े खा गए, तो कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए आपको इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब की जरूरत पड़ेगी। आपके खेत में कोई अनवांटेड फसल ना हो, कोई वीड ना होगे, इसलिए आपको हर्बिसाइड या वीडिसाइड्स की जरूरत भी पड़ेगी। तो ये 6-7 चीजें थी जो अगर आप इन हाई यील्डिंग वैरायटी जो बीज होते हैं, ये जो HYV सीड्स होते हैं, इनके साथ दोगे तो आपके देश में हरित क्रांति आ जाएगी। उस हरित क्रांति के आते ही आपके देश में अनाज की कभी कमी नहीं होगी, आप फूड सिक्योर नेशन बन जाओगे, जो इंडिया बना भी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देखो, मैंने आपको पूरी कहानी बता दी, अब ये क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो अपनी हरित क्रांति थी वो 1960 के दशक में चालू हुई, बिल्कुल सही है। और दूसरा ये बोल रहा है कि यहाँ पे मोस्टली आपने आपका चावल और गेहूं, ठीक है, उसकी हाई यील्डिंग वैरायटी की सीड्स या बीज प्रोवाइड करे थे, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये तो मैंने आपको अभी बताया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमने अभी जिसका बैकग्राउंड आपको दिया था, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 11। ये आपसे पूछ रहा है कि जो ये HYV बीज है, ठीक है, इनको क्या नहीं चाहिए। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था कि इनको क्या चाहिए, इनको पानी चाहिए, हाँ, इनको पेस्टिसाइड्स चाहिए, हाँ, इनको केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक उर्वरक चाहिए, हाँ। बट क्या मैंने आपको बोला कि इनको एक्स्ट्रा जमीन चाहिए, नहीं, उल्टा मैं तो आपको ये बोल रही हूँ कि इनको उसी जमीन में, अगर पहले 25 किलो अनाज उगता था, तो ये HYV सीड्स को अगर आप ये सारी चीजें दे दो तो यहाँ से आप 30 या 40 किलो अनाज उगा सकते हो। तो इनको एक्स्ट्रा लैंड या अतिरिक्त भूमि नहीं चाहिए, तो इसमें क्या नहीं चाहिए आपका ऑप्शन डी। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 12 की तरफ। वो बात कर रहा है कि जो हरित क्रांति थी वो कहाँ कहाँ फैली। मैंने आपको हरित क्रांति का बेसिक बता दिया, इसके 2 साइंटिस्ट बता दिए। देखो हरित क्रांति जो थी, क्या मुझे बताओ आज भी देश में सबसे ज्यादा गेहूं, और ये गेहूं कहाँ पे उगता है, आप बोलोगे मैम पंजाब हरियाणा में, करेक्ट है। तो यही वो 2 स्टेट्स हैं, प्लस आप इसमें 1-2 जगह और जोड़ लो, जैसे आपका जो यूपी था ना, उसका जो वेस्टर्न पोर्शन था, जो पंजाब हरियाणा राजस्थान से लगता हुआ इलाका है, ये सारा जो इलाका है ना, जहाँ पे आप देखोगे आपने बीज भी दिए, जहाँ पे आपने सिंचाई की योजनाएं भी चालू करी, जहाँ पे आपकी बैंकिंग सुख सुविधाएं, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए पूरी सड़कें वगैरह, मतलब आपने पेस्टिसाइड्स, उर्वरक सब कुछ दिया यहाँ पे। तो यहाँ के जो फार्मर्स थे ना, यहाँ पे प्रॉपर आप देखोगे हरित क्रांति आई। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि हरित क्रांति जो थी ना, वो पूरे भारत में इक्वली फैली नहीं, सिर्फ कुछ फार्मर्स थे, कुछ जगहें थी जिनको ये फायदे मिल पाए। मुझे बताओ, आपको इतने महंगे बीज खरीदने के लिए पैसे चाहिए, आप बोलोगे कि मैम आपने बैंकिंग की सुविधाएं दे दी, लेकिन मुझे बताओ कि क्या बैंक हर किसी को लोन दे देगी, नहीं, जब तक कि आपके पास उसको बैक करने के लिए कोई सिक्योरिटी ना हो। तो हुआ क्या, हरित क्रांति से ना 2-3 चीजें हुई, जिसको मैं आपको लिख के बताती हूँ। इंटर क्रॉप, इंटर फार्मर और इंटर रीजनल। तो ये बोलते हैं इन तीनों चीजों की डिस्पैरिटी आ गई थी। क्या आ गई थी, इन तीनों चीजों की डिस्पैरिटी। कहने का मतलब क्या है कि हरित क्रांति में एक तो हमने सारी तरीके की फसलों पर ध्यान नहीं दिया, हमने, हमारे दिमाग में क्या चल रहा था कि हमारे देश में अनाज की कमी है। बेसिक अनाज हमारे यहाँ क्या होता है, गेहूं और चावल। ठीक है, आपको पता है साउथ के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग ज्यादा चावल खाते हैं, और हमारे जो बीच का ये जो आपका गंगा के आसपास का एरिया है, वो पूरा गेहूं ज्यादा खाता है, ठीक है, आटा ज्यादा खाता है। तो आपको इन दोनों चीजों की पूर्ति करनी थी। तो आप ये देखोगे कि बाकी फसलों पे हमने इतना ध्यान दिया ही नहीं। तो हरित क्रांति से हमारे यहाँ पे इंटर क्रॉप डिस्पैरिटी आ गई कि भाई सिर्फ 2-3 फसलों को हमने प्रमोट किया, बाकी फसलों पे ध्यान नहीं दिया। फिर आप देखोगे हरित क्रांति से हमारे यहाँ इंटर फार्मर डिस्पैरिटी आई। कहने का मतलब क्या है कि जो बड़े बड़े फार्मर्स थे, जिनके पास थोड़ा सा पैसा है, जिनको बैंकों से पैसा मिल सकता है, वो तो आगे बढ़ गए, वो आज आप देखोगे और बड़े फार्मर बन गए, लेकिन जो छोटे छोटे फार्मर्स थे वो इसका फायदा नहीं उठा पाए। और एक और चीज जो इससे हुई वो थी आपकी इंटर रीजनल डिस्पैरिटी, कि भाई कुछ ही रीजन्स में इसका लाभ मिला।
पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के इलाकों में, बाकी सारे इलाकों में हरित क्रांति नहीं आई थी। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है कि कौन से देशों में कौन से प्रदेशों में ये हुआ, तो ये ऑप्शन 1 तो आपका ऑब्वियसली करेक्ट है, और दूसरा ये बोल रहा है कि भाई पूरे भारत में इक्वली फैला, तो ये तो रॉन्ग, ये मैंने आपको बताया ना, डिस्पैरिटी आ गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि ग्रीन रेवोल्यूशन से आपका क्या क्या इंपैक्ट हुआ, इसके क्या क्या नुकसान हुए। एक तो मैंने आपको बताया कि इससे आपकी डिस्पैरिटी आ गई, क्रॉप्स के बीच में, फार्मर्स के बीच में और रीजन्स के बीच में। ठीक है, अब इसके और क्या नुकसान हुए, भाई मुझे एक बात बताओ, आप एक ही तरह की फसल उगाओगे तो आपकी जो मिट्टी के पोषण है वो भी तो खत्म होगा, तो इससे आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो खत्म हो गई। दूसरी चीज, आपने सॉइल में इतने ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल दिए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो फर्टिलाइजर जो जितने यूज होने थे उतने ही होंगे, बाकी सारे मिट्टी में जाएंगे, पानी में जाके क्या करेंगे, प्रदूषण, तो आपका पोल्यूशन भी होगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि चूंकि इन क्रॉप्स को बहुत सारा पानी चाहिए था, तो हमारा जो पानी था वो बहुत तेजी से खत्म होने लग गया, डिप्लीट होने लग गया। आज आप पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में जाओगे ना, वहां पे पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने लग गई है। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो आपने उस समय इतनी तेजी से खींच लिया, आज उसी ग्राउंड वाटर की कमी पड़ रही है। ठीक है, फिर आप देखोगे कि और इससे क्या नुकसान होगा कि भैया आपकी जो बाकी फसलें थी उनमें आपने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ 2 तरीके की फसलें उगाई, तो आप ही देखोगे कहीं ना कहीं हमारा जो बैलेंस डाइट जिसको हम बोलते हैं ना, वो भी इससे इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, तो ये मोटे मोटे मैंने आपको बताई हैं चीजें जो हरित क्रांति ने कहीं ना कहीं आप देखोगे प्रभाव डाला। तो अब यहाँ पे देखो कि क्या आपकी मिट्टी की उर्वरता गई, बिल्कुल गई। क्या आपका पानी का जो स्तर था वो कम हुआ, बिल्कुल हुआ। और इससे और क्या हुआ, इससे ये चीज हुई कि आपके जो हायर ईल्ड थी ना क्रॉप्स की, वो भी आप देखोगे सिर्फ कुछ ही क्रॉप्स में देखने को मिली, बाकी जगह नहीं मिली, और कुछ ही स्टेट्स में देखने को मिली, बाकी जगह नहीं मिली। तो तीनों तरीके के इंपैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, फिर आप आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बात कर रहा है कि कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा उर्वरक यूज होगा, रासायनिक वाला, ऑर्गेनिक नहीं। भाई आपके उर्वरक भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे आपका ये काऊ डंग या हम बोलते हैं ना गोबर, तो वो तो हो गया आपका ऑर्गेनिक उर्वरक, और एक होता है आपका केमिकल या रासायनिक उर्वरक। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि अपने यहाँ पे जहाँ पे हरित क्रांति आई होगी, वहीं पे आपको पता है कि सबसे ज्यादा रासायनिक उर्वरकों की डिमांड रही होगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि 2-3 प्रदेश थे जहाँ पे हरित क्रांति आई, तमिलनाडु तो मैंने उसमें बताया नहीं, मैंने आपको पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का नाम दिया था। अगर यहाँ वेस्टर्न यूपी होता तो मुझे कंफ्यूजन होता, लेकिन पूरे यूपी में तो मैं नहीं बोल सकती कि भैया बहुत ज्यादा उर्वरक यूज होगा, तो ये भी हटा दो। अब आ गया पंजाब या हरियाणा, तो पंजाब या हरियाणा में से आपको क्या लगता है कि किस में, कौन सी स्टेट में या कौन से प्रदेश में सबसे ज्यादा आपका उर्वरक यूज होगा, तो आप बोलोगे मैम पंजाब में, क्योंकि देखो ये वैसे तो आपका एक फैक्ट ही है, लेकिन अगर आप इसको क्या कहते हैं अपनी एनसीईआरटीज में भी पढ़ोगे या फिर आप इसका प्रोडक्शन देखोगे, तो पंजाब स्टेट का प्रोडक्शन जो है वो हरियाणा से ज्यादा है। ठीक है, वीट में, तो इसलिए आप देखोगे वहां पे जो केमिकल फर्टिलाइजर, जो रासायनिक उर्वरक का उपयोग हो रहा है ना, वो भी ज्यादा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बात कर रहा है आपसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में, जो आपसे बात कर रहा है वित्तीय संस्थानों के बारे में। अब वित्तीय संस्थानों के बारे में कहां से बात आ गई, अरे अभी मैंने आपको बताया कि हरित क्रांति में आपको पैसों की जरूरत थी, उसके लिए आपको बैंकों की जरूरत थी, आपको फॉर्मल जो वित्तीय संस्थान होते हैं ना उनकी जरूरत थी, आपको औपचारिक रूप से चलने वाले वित्तीय संस्थानों की जरूरत थी, ताकि लोग वहां से पैसा ले सके। मुझे एक बताओ, आप कहीं भी रहते हो, आप पैसा कहाँ से ले सकते हो, आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, फैमिली फ्रेंड से, उनसे ले सकते हो, या फिर आप बैंक से, है ना, ले सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो पैसे लेने की प्रक्रिया है उसको 2 तरीके से बांट सकते हो, एक होता है आपका इनफॉर्मल सेक्टर यानी अनौपचारिक क्षेत्र, और एक होता है आपका फॉर्मल सेक्टर यानी औपचारिक क्षेत्र। ठीक है, तो ये इनफॉर्मल सेक्टर मतलब जो आपके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, ठीक है, या फिर आप देखोगे बड़े बड़े कोई गांव में जमींदार नहीं होते, ठेकेदार, बड़े बड़े सेठ लोग जो ऐसे लोगों को पैसा देते हैं, ठीक है, उधारी पे, तो वो सारे क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर है। इनफॉर्मल क्यों है, क्योंकि वो किसी की निगरानी में नहीं आते कि आरबीआई ने उन पर नजर बना के रखी है, आप कुछ गलत करेंगे, वो कुछ गलत करेंगे तो आप उनके खिलाफ शिकायत कर सकते हो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो ये सारा क्षेत्र कैसा हो जाएगा, आपका इनफॉर्मल सेक्टर हो जाएगा। वही दूसरा सेक्टर क्या होता है आपका, फॉर्मल यानी औपचारिक क्षेत्र। इसके अंदर जैसे आपकी बैंक की आ गई, अब चाहे वो आपकी स्टेट की बैंक आए, चाहे वो आपकी है ना प्राइवेट बैंक आए, चाहे वो आपका आईसीआईसीआई, चाहे वो आपका एसबीआई आए,
चाहे वो आपकी रीजनल रूरल बैंक आए या आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ जाए। लेकिन इन सब में क्या हो रहा है कि या तो सरकार की या आरबीआई की किसी ना किसी की निगरानी है, ये कोई ना कोई रूल्स फॉलो कर रहे हैं, इनका एक सेट चीजें हैं, कोई आप देखोगे कोई नियम है जो इनको फॉलो करने ही पड़ते हैं, नहीं तो आप इनकी शिकायत कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके औपचारिक वित्तीय संस्थान। तो मुझे बताओ, ये तो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। ये आपसे पूछ रहा है कि भाई इनमें से कौन सा औपचारिक नहीं है। तो ऑब्वियसली आपके जो ये स्थानीय साहूकार नहीं होते हैं, जो बड़े बड़े सेठ होते हैं, जमींदार होते हैं, जो आपको पैसा देते हैं उधारी पे और आपसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। अगर आपसे बैंक है ना 12% चार्ज करेगा, तो इनफॉर्मल क्षेत्र में जब आप पैसे लेने जाओगे तो आपसे 24% तक चार्ज कर सकते हैं वो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सीधा सीधा डी। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है आपसे कि देखो आपका जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है, ठीक है, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे वहां पे जो आपके साहूकार होते हैं वो ज्यादा आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। ठीक है, फिर आप देखोगे ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑब्वियसली आपसे औपचारिक स्थानों से ही ज्यादा आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अब आ जाओ आप हमारे इंडिया के थोड़े स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। देखो आप है ना ये पढ़ते हो कि हमारे जो फार्मर्स होते हैं, जो कृषक होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके मार्जिनल, या 4 प्रकार के कर लो, या आपका जो एग्रीकल्चर सेंसस आता है ना वहां से आपको डेटा मिलता है। एक होते हैं मार्जिनल, एक होते हैं स्मॉल, एक होते हैं आपके मीडियम, और एक होते हैं आपके लार्ज। ठीक है, यानी बहुत ही छोटे से लेकर बहुत ही लघु से लघु, फिर बीच के, और फिर होते हैं आपके बड़े फार्मर्स। ठीक है, तो इनमें फर्क क्या होता है? इनमें फर्क होता है कि कितनी जमीन बो रहे हैं। अगर आपके पास 1 हेक्टेयर से कम की जमीन है तो आप मार्जिनल फार्मर होते हो। अगर आपके पास 1 से 2 हेक्टेयर की जमीन है तो आप स्मॉल फार्मर होते हो। अगर आपके पास 2 से लगभग बता रही हूँ 10 हेक्टेयर के आसपास की जमीन है तो आप मीडियम हो जाओगे, और उसके ऊपर है तो आप लार्ज फार्मर हो जाओगे। इंडिया में आप देखोगे मोस्टली 85% जो फार्मर्स हैं वो इस मार्जिनल और स्मॉल कैटेगरी में आते हैं। मतलब उनके पास जो जमीन है बहुत ही छोटा टुकड़ा है, वो है 2 हेक्टेयर से कम का। ठीक है, अब ये पूरी कहानी क्यों बताई? क्योंकि आप ये देखोगे आपके पास जितनी छोटी जमीन है उतना ही कम आपका उत्पादन होगा। अगर आपके पास उत्पादन ही कम है तो जितना, सपोज करो कि आपने 25 किलो गेहूं उगाया, ठीक है, आप 5 लोगों की फैमिली हो, तो 25 किलो अनाज में से 20 किलो तो आपकी खुद की फैमिली में ही कंज्यूम हो गया। तो आपने मार्केट में कितना सरप्लस बेचा? सिर्फ 5 किलो। तो आपको अगर 1 किलो गेहूं का मार्केट में सपोज रेट चल रहा है 30 रुपए, ठीक है, तो आपको 5 किलो गेहूं का कितना मिल जाएगा? 150 रुपए। वही आप सोचो कि कोई बड़ा फार्मर है जिसके पास 10 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है, उस 10 हेक्टेयर में से सपोज करो उसका 100 किलो अनाज उगता है, उस 100 में से 20 किलो तो वो अपनी फैमिली के लिए ले गया, लेकिन बचा हुआ 80 किलो तो वो मार्केट में बेचेगा ना। तो 80 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? 2400 रुपए। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि एक तो इसके पास जमीन ज्यादा है, जमीन के कागज होंगे तो इसको बैंक भी अच्छे से लोन दे पाएगी। एक इसके पास क्योंकि उत्पादन ज्यादा है तो इसका प्रॉफिट भी ज्यादा है। लेकिन जो स्मॉल फार्मर है उसके पास ना तो जमीन का इतना बड़ा साइज है कि उसको बैंक लोन दे पाए, और ना ही उसका उत्पादन ज्यादा है तो उसका प्रॉफिट भी बहुत कम है। तो ना चाहते हुए भी जो आपका स्मॉल फार्मर है ना, वो आपके जो ये इनफॉर्मल सेक्टर होता है, जो अनौपचारिक क्षेत्र में जो आपके मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं ना, उस पर ज्यादा निर्भर करता है। वो बेसिकली वहीं से अब देखोगे आपको उसको लोन मिल पाता है। ठीक है, तो ये जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो ये बोल रहा है कि आपके जो स्मॉल छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी आपका डी। और फिर हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि इसमें से कौन सी एक्टिविटीज, कौन सी गतिविधियां आपकी नॉन फार्म यानी गैर कृषि एक्टिविटीज के अंदर आती हैं। देखो अगर आप खेती बाड़ी नहीं कर रहे हो, है ना, और उसके अलावा जो भी गतिविधियां होंगी ना वो आपकी नॉन फार्म एक्टिविटीज या आपकी गैर कृषि क्षेत्र के अंदर आती हैं। जैसे आप शॉप चला रहे हो, आप ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हो, या आप कोई हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप डेयरी पालन कर रहे हो, ठीक है, पशुपालन कर रहे हो, तो ये सारी क्या हो जाएंगी? आपकी नॉन फार्म एक्टिविटीज, मतलब जिसमें आपको कृषि क्षेत्र से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसमें बताओ मुझे इसका आंसर क्या बनेगा? ऑब्वियसली इंटरक्रॉप। इंटरक्रॉपिंग का तो मतलब ही वही है कि आप एक क्रॉप और दूसरी, मतलब आप 2 क्रॉप। अच्छा, मल्टीपल क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग में फर्क क्या होता है? मल्टीपल क्रॉपिंग तो हो गया कि भैया आपने अलग अलग सीजन में एक ही जमीन पे अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई, ठीक है, वो तो हो गया बहुफसल। एक होती है इंटरक्रॉपिंग यानी अंतर फसल। अंतर फसल का मतलब कि मैंने खरीफ सीजन में ही, सपोज है ना, मेरे एक ही लैंड में मैंने खरीफ सीजन में ही सिर्फ राइस नहीं उगाई, अलग अलग लाइन बना के अलग अलग क्रॉप उगा दी। मतलब मैंने एक ही सीजन में एक ही जमीन पे
दो या दो से ज्यादा क्रॉप उगा दी, उसको बोलते हैं अंतर फसल। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एक ही प्लॉट पे आपने राइस और सपोज करो जूट दोनों साथ में उगा दिया, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग इंटर क्रॉपिंग। तो वो तो ऑब्वियसली आपका कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो वो आपका नॉन फार्म एक्टिविटी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर डी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। लगभग 17-18 एमसीक्यूज हमने डिस्कस करे हैं विद कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अगर आपको पसंद आया, कोई भी डाउट है, जो मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं उसका आंसर आप जरूर बताइएगा। और अगर आपको स्पीड कम ज्यादा जैसी भी लग रही है, आपको लग रहा है कि मैम और कंटेंट होना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ चैप्टर कवरेज पे ध्यान दे रहे हैं, तो उसी के हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो उसी के साथ मतलब ये चीजों को ध्यान में रखते हुए जरूर पढ़िएगा। एंड फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।